शहर से शादी उसने अपनी माँ की इच्छा पर की थी और अब तलाक भी उसी इच्छा का हिस्सा बन गया था। सच तो ये था कि उसे कभी शहर में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। बस इतना जरूर सुना था कि शहर उसे पसंद करती थी और शायद उसी वजह से ये रिश्ता तय हुआ था। लेकिन आज उसी की चाहत पर यह रिश्ता खत्म होने की कगार पर खड़ा था। अनुराग कुर्सी से टिककर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। तभी हल्की सी आहट से वह चौंक उठा, क्योंकि वह अपनी माँ के कदमों की आवाज हमेशा पहचान लेता था। इस वक्त उसकी आंखों पर काला चश्मा था। बाकी जख्म तो भर चुके थे, लेकिन आंखों का घाव ऐसा था जो अब जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला था, क्योंकि उस भयानक एक्सीडेंट में वह अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। राजेश्वरी जी उसके पास आकर बैठी, उसका हाथ थामा और अपने होठों से लगा लिया। तभी उसके हाथों पर गिरे गर्म आंसुओं से अनुराग समझ गया कि उसकी माँ रो रही है। वह बेचैन हो उठा और तुरंत उन्हें अपने सीने से लगा लिया। मम्मा, आप रो रही हैं? नहीं बेटा, मैं क्यों रोऊंगी? राजेश्वरी जी ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज उनका साथ नहीं दे रही थी। प्लीज मम्मा, रोना बंद कर दीजिए। कुछ मत सोचिए जो आपको तकलीफ दे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राजेश्वरी जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारे हेमंत अंकल ने तलाक के पेपर्स भिजवाए हैं, इन पर साइन कर दो। वो खुद आना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। शहर ने उन्हें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अनुराग ने बिना एक पल गवाए कहा, मम्मा पेपर्स दीजिए, जैसे वो पहले से ही इस पल के लिए तैयार बैठा हो। राजेश्वरी जी ने भारी मन से कागज उसके हाथ में रख दिए और पेन थमा दिया। फिर उसका हाथ उस जगह पर रखा जहां साइन करने थे। अनुराग का हाथ जरा भी नहीं डगमगाया और साइन करते ही शहर से उसका वो कागजी रिश्ता भी खत्म हो गया। उसने गहरी सांस ली और कुर्सी से टिक गया। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। राजेश्वरी जी की आवाज टूट गई। मम्मा प्लीज, जो हुआ उसे भूल जाइए। मुझे कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं। अगर वो तलाक नहीं मांगती तो मैं खुद दे देता। अनुराग की ये बात सुनकर राजेश्वरी जी हैरान रह गई। हाँ मम्मा, मैं अपनी हालत समझता हूँ। अब मैं एक अधूरा इंसान हूँ और मुझे कोई हक नहीं कि मैं किसी को जबरदस्ती अपने साथ बांध कर रखूं। उसकी आवाज पूरी तरह शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे कितना गहरा दर्द छुपा था ये कोई नहीं समझ सकता था। राजेश्वरी जी गहरी सांस लेकर वहां से उठ गई और काले चश्मे के पीछे छिपी उसकी बुझी हुई आंखें अपनी अनकही कहानी खुद में समेटे रही। अनुराग राणा, शहर का सख्त असूलों वाला एसपी, जिसकी एक आवाज पर अपराधी कांप उठते थे, आज अपनी किस्मत के आगे बेबस बैठा था। उसकी शादी बड़े धूमधाम से शहर से हुई थी। फेरे खत्म हुए थे कि इंस्पेक्टर नील राठौर का कॉल आ गया। सर, जिस जरूरी केस पर हम काम कर रहे थे उसकी फाइल तैयार है और एक बहुत अहम सुराग भी मिला है। आपका आना जरूरी है। अनुराग के लिए उसका फर्ज सबसे ऊपर था, इसलिए शादी की रस्में पूरी होते ही वह थाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत रास्ते में ही उसका इंतजार कर रही है। उसी रास्ते पर उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसके घर वालों को बस अस्पताल से एक फोन आया, एसपी अनुराग राणा का एक्सीडेंट हो गया है। और उस एक खबर ने उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सभी लोग घबराए हुए जल्दबाजी में अस्पताल पहुंचे। हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। जैसे ही डॉक्टरों ने बाहर आकर गंभीर आवाज में बताया कि कांच के नुकीले टुकड़े अनुराग की आंखों में गहराई तक घुस गए हैं और अब उसकी रोशनी हमेशा के लिए चली गई है, ये सुनकर पूरा परिवार जैसे अंदर से टूट गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें और कैसे संभाले इस सच्चाई को। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शहर, जो कभी अनुराग से बेइंतहा प्यार करने की बातें करती थी, इस खबर के बाद धीरे धीरे उससे दूर होने लगी। उसका व्यवहार बदल गया। वो उससे कतराने लगी और आखिरकार उसने तलाक की मांग कर दी, जिससे घर का माहौल और भी भारी हो गया, क्योंकि शहर कोई बाहरी नहीं थी बल्कि उसी परिवार का हिस्सा थी। बचपन से दोनों साथ खेले, साथ बड़े हुए, एक दूसरे को हर तरह से जानते थे। अनुराग ने भी उससे शादी सिर्फ अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए की थी, जबकि उसके पिता पृथ्वीराज राणा और शहर के पिता हेमंत चौधरी गहरे दोस्त होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी थे। दोनों ने मिलकर एक बड़ा सा घर बनाया था जिसमें दोनों परिवार एक साथ रहते थे। उनके बीच इतना प्यार और भरोसा था कि किसी को
कभी कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि सब कुछ बिखर गया। पहले पृथ्वीराज राणा की एक हादसे में मौत हो गई और उस सदमे से परिवार अभी उबरा भी नहीं था कि अनुराग की आंखों की रोशनी चली जाने से जैसे सारी खुशियां खत्म हो गई। हेमंत जी के लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त को खोया था और अब अपनी ही बेटी को इस तरह बदलते हुए देख रहे थे। जब शहर ने तलाक की बात कही तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कागज उसके चेहरे पर फेंकते हुए साफ कह दिया कि आज के बाद वो उनके लिए मर चुकी है। ये सुनकर शहर कुछ पल के लिए सन्न रह गई, लेकिन उनके जाते ही उसने गुस्से में पेपर्स उठाकर साइड में पटक दिए और घर से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ रूहानी नाम की लड़की अपने अलग ही अंदाज में जिंदगी जी रही थी, तेज तरार, बेबाक और जरा सी बात पर भिड़ जाने वाली। जैसे ही वह ऑटो से उतरी, ड्राइवर ने 700 रुपए किराया बताया तो वह भड़क गई और ताना मारते हुए बोली कि क्या उसे चांद से लेकर आया है जो इतने पैसे मांग रहा है। उसने बिना ज्यादा सोचे 500 रुपए निकालकर उसे थमा दिए। ड्राइवर पीछे पीछे बाकी पैसे मांगता रहा, अपने बच्चों का हवाला देता रहा, लेकिन रूहानी ने उसे डांटते हुए रोक दिया और उल्टा उसे ईमानदारी का पाठ पढ़ा दिया, जिससे वह वहीं खड़ा रह गया और रूहानी बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। सामने खड़े बड़े से घर को देखकर उसने खुद से ही बात करते हुए अंदर कदम रखा, लेकिन तभी उसकी टक्कर सामने से आ रहे एक आदमी से हो गई और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। दर्द के मारे चिल्लाते हुए उसने बिना सोचे समझे उस आदमी को डांटना शुरू कर दिया, जबकि वह आदमी काला चश्मा लगाए चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। रूहानी तुरंत उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई और गुस्से में उसे सुनाने लगी कि कैसे उसने उसे गिरा दिया और संभाला तक नहीं। वह लगातार बोलती जा रही थी जैसे उसे बस बहस का मौका चाहिए था, लेकिन उस आदमी ने ठंडे अंदाज में बस इतना कहा कि रास्ते से हट जाओ और अंदाजे से उसका हाथ पकड़कर साइड करने लगा। पर रूहानी इतनी आसानी से हटने वाली नहीं थी। वह फिर उसके सामने आ गई और जिद करने लगी कि पहले माफी मांगो। उसने अपने दर्द को बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू कर दिया। पसली में चोट, कमर दर्द, सांस लेने में दिक्कत और जोर जोर से कराहने लगी, मानो बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। जबकि वह आदमी किसी जरूरी काम के लिए पहले से ही जल्दी में था और बाहर उसका आदमी उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन रूहानी की जिद और उसकी नाटकीय अंदाज उसे बार बार रोक रहा था, जिससे उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। ये छोटी सी टक्कर अब एक लंबी बहस में बदलती जा रही थी। रूहानी जिद में आकर फिर बोली कि पहले माफी मांगकर ही जाओ और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वह आदमी अपनी जगह बिल्कुल शांत खड़ा रहा और ठंडे अंदाज में बोला कि ज्यादा मत बोलो, तुम मुझे जानती भी नहीं हो। फिर उसने सख्त आवाज में पूछा कि तुम हो कौन और यहाँ अंदर आए कैसे। इतना कहते ही उसने ऊंची आवाज में गार्ड को बुलाया और गार्ड तुरंत दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। अनुराग का गुस्सा देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। तभी रूहानी बीच में बोल पड़ी और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय देते हुए कहने लगी कि उसका नाम रूहानी चौहान है। वह लॉ में मास्टर्स कर रही है और पुलिस सिस्टम पर थीसिस लिखने के लिए यहाँ आई है। साथ ही उसने बताया कि वह चारुलता मासी की भतीजी है, जिन्हें यहाँ सब जानते हैं। उसकी ये बात सुनकर अनुराग कुछ पल के लिए चुप हो गया। तभी उसके फोन पर कॉल आने लगी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। रूहानी उसकी जाती हुई पीठ को देखती रह गई और फिर गार्ड से उत्सुकता में पूछ बैठी कि ये आदमी आखिर है कौन। गार्ड ने हल्की झिझक के साथ बताया कि ये अनुराग राणा है, एसपी है। ये सुनते ही रूहानी हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि ये तो उसकी सोच से बिल्कुल अलग निकला। उसने तो हमेशा पुलिस वालों को भारी शरीर, बड़ी मूंछों और रौबदार चेहरे के साथ ही सोचा था, लेकिन ये तो फिट, स्मार्ट और काफी हैंडसम लग रहा था। वह मुस्कुराते हुए खुद से ही बातें करने लगी, इस पर थीसिस लिखना तो काफी दिलचस्प होगा। फिर खुद को संभालते हुए अंदर की ओर बढ़ गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही इंसान आगे चलकर उसकी जिंदगी में बड़ा तूफान लाने वाला है। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुई, उसे जोर जोर से हंसी की आवाजें सुनाई दी। माहौल बिल्कुल हल्का और खुश नजर आ रहा था, लेकिन तभी उन आवाजों में उसे एक जानी पहचानी आवाज भी सुनाई दी।
शहर की। ये सुनते ही माहौल उसके लिए अजीब सा हो गया। वहीं दूसरी तरफ अनुराग भी कुछ कदम चलकर रुक गया था। उसकी भौहें सुगड़ गई थी। वह अपने कमरे की तरफ जाने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया और फिर एक कड़वी आवाज गूंजी, जिसमें तंज भरा हुआ था। अब वह कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर नहीं रहा, बस कुछ कागजी काम ही उसके हिस्से में बचा है। एक अंधा आदमी आखिर क्या कर सकता है? ना तो वह अपराधियों को पकड़ सकता है और ना ही अपने कर्तव्यों को सही से निभा सकता है। ये सब सुनकर अनुराग का चेहरा सख्त हो गया। उसकी नसें तन गई, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि शहर की थी। वही शहर जिसने कभी उससे प्यार का दावा किया था, अब उसी के मुंह से ऐसी बातें सुनना उसके लिए किसी चोट से कम नहीं था। ये सब सुनकर रूहानी भी हैरान रह गई और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। तभी शहर ने ताना मारते हुए उसे बताया कि जिस पुलिस ऑफिसर पर वह थीसिस लिखने आई है वह अब देख नहीं सकता। उसकी ये बात सुनकर रूहानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रूहानी ने खुद को संभालते हुए लेकिन पूरी हिम्मत के साथ कहा कि शहर दीदी, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। किसी इंसान का इस तरह मजाक उड़ाना ठीक नहीं होता। उसकी आवाज में साफ साफ सच्चाई और आत्मविश्वास था। भले ही वह उम्र में उससे 3 साल छोटी थी, लेकिन उसकी सोच और बोलने का तरीका काफी परिपक्व था। उसकी ये बात सुनकर अनुराग अंदर तक खिल गया, क्योंकि अब तक वह अकेले ही सब कुछ सहता आ रहा था और पहली बार कोई अनजान लड़की उसके लिए खड़ी हुई थी। उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई कि कोई तो है जो उसे समझ रहा है, लेकिन शहर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने घमंड और गुस्से भरे लहजे में रूहानी को डांटते हुए कहा कि अपनी हद में रहो और जितने दिन के लिए यहाँ आई हो उतने दिन चुपचाप रहकर अपना काम करो, उसके बाद यहाँ से चली जाना। उसके घर में खड़े होकर उसे सीख देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके शब्दों में तिरस्कार साफ झलक रहा था, लेकिन रूहानी भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने बिना डरे तुरंत जवाब दिया कि मानती हूँ, घर आपका है और जुबान भी आपकी है, लेकिन अगर इंसान अपनी जुबान का इस्तेमाल सोच समझकर करे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार इंसान के अपने शब्द एक दिन उसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर माहौल और गर्म हो गया। शहर का गुस्सा और बढ़ गया और उसने ताने मारते हुए कहा, अभी आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। दूसरों को समझाने से पहले खुद को देखो। किताबों की बातें करना आसान होता है, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता है। वो लगातार बोले जा रही थी और हर शब्द में अहंकार झलक रहा था। वहीं रूहानी के माथे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थी। तभी मोनिका, जो शहर की कजन थी, बीच में आई और रूहानी को समझाते हुए बोली कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। वो ना तो किसी की सुनती है और ना समझती है, बस अपनी मनमानी करती है, इसलिए उसे उसके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन ये बात शहर को और चुभ गई। उसने व्यंग्य भरे अंदाज में कहा कि हाँ, वही गलत है और बाकी सब सही। खासकर वह अंधा आदमी जिसे सब महान मानते हैं। उसके इस ताने ने माहौल को और ज्यादा कड़वा बना दिया। तभी शहर के भाई की पत्नी दिव्या, जो अब तक चुप थी, गुस्से से भर उठी और उसने सख्त लहजे में कहा कि तुम कुछ नहीं जानती। अगर सच जानती तो ऐसी बातें कभी नहीं करती। जिसे तुम बार बार अंधा कहकर नीचा दिखा रही हो, वह हमेशा से ऐसा नहीं था। जब वह ठीक था तब तुम उसी के पीछे पागल थी। तुमने उसके लिए सबसे लड़ाई की, घर वालों से बहस की, उससे मंगनी की और फिर शादी भी की। और आज जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तब तुम उसे छोड़कर चली गई। ये कैसी मोहब्बत है जिस पर तुम्हें इतना घमंड था? उसके शब्द सीधे शहर के दिल पर लगे और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में आकर दिव्या को धमकी देते हुए कहा कि अपनी जुबान संभाल कर रखो, वरना अपने भाई से कहकर उसका ऐसा हाल करवाएगी कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन दिव्या भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने बिना डरे साफ शब्दों में कहा कि जो करना है कर लेना, लेकिन आज के बाद अनुराग के बारे में एक भी गलत शब्द मत कहना। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास और शक्ति थी कि एक पल के लिए सब खामोश हो गए। लेकिन शहर ने फिर ताना मारते हुए माहौल को और बिगाड़ दिया।
उसने दिव्या पर आरोप लगाया कि वह खुद उसके भाई की पत्नी होते हुए भी अनुराग के करीब आने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही दिव्या का सब्र टूट गया और उसने जोर से उसे चुप रहने को कहा। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया और हर कोई ये समझ गया कि ये सिर्फ एक साधारण बहस नहीं बल्कि रिश्तों के टूटने और सच्चाइयों के सामने आने की शुरुआत है। उसी समय दिव्या का पति और शहर का भाई अंशुमान अंदर आया। अपनी पत्नी की ऊंची आवाज सुनकर वह चौंक गया और माहौल को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। तभी दिव्या ने तंज भरे लहजे में कहा कि तुम्हारी सोच जितनी छोटी है उतनी ही तुम्हारी जुबान भी। न बोलने से पहले सोचती हो और न बोलने के बाद। तभी अंशुमान की गंभीर आवाज गूंजी, ये सब क्या हो रहा है? और उसकी बात सुनते ही सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। शहर तुरंत भागकर उसके गले लग गई और रोने का नाटक करते हुए बोली कि दिव्या भाभी ने उस पर इल्जाम लगाए, उसे बुरा भला कहा और अनुराग की तरफदारी करते हुए उसे घटिया इंसान तक कह दिया। वह लगातार अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती जा रही थी, जबकि दिव्या बस खामोशी से अपने पति और ननंद को देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। इस पूरे तमाशे के बीच रूहानी और अनुराग दोनों चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। अंशुमान ने शांत लेकिन गंभीर लहजे में दिव्या से पूछा कि शहर जो कह रही है क्या वह सच है? तो दिव्या ने बिना झुके साफ जवाब दिया कि जो कह रही है उसी से पूछ लीजिए। इस पर शहर ने फिर से जहर घोलते हुए कहा कि देखो भैया, इसे तो आपकी भी परवाह नहीं, इसे बस यही चाहिए कि मैं किसी तरह इस घर से चली जाऊं और पूरा घर इसका हो जाए। ये सुनकर अंशुमान ने उसे समझाते हुए कहा कि ऐसे नहीं बोलते और उसे अपने कमरे में जाने को कहा, लेकिन शहर फिर जिद करने लगी कि आप दिव्या को कुछ क्यों नहीं कहते। तब अंशुमान के स्वर में हल्की सख्ती आई और उसने दोबारा उसे कमरे में जाने को कहा। इस बार शहर पैर पटकते हुए अंदर चली गई। वह घर की लाडली थी, इसलिए अंशुमान उससे ज्यादा सख्ती नहीं कर पाया। दिव्या की आंखों में बहुत कुछ था जिसे देखकर अंशुमान भी कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर वह भी नजरें झुकाकर खड़ा रह गया। दिव्या बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चली गई। माहौल में भारी खामोशी छा गई थी। तभी अंशुमान ने अनुराग की ओर मुड़कर कहा कि अगर शहर की किसी बात से आपका दिल दुखा हो तो वह माफी चाहता है। लेकिन अनुराग ने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहा कि अब उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इन सब से ऊपर उठ चुका है, इसलिए माफी की जरूरत नहीं। इतना कहकर वह भी अपने कमरे की ओर चला गया। अंशुमान भी रूहानी से नजरें चुराता हुआ वहां से हट गया। ये सब देखकर रूहानी के मन में ख्याल आया कि ये परिवार तो सच में बहुत उलझा हुआ है। वो खुद भी इसमें फंस गई है। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसका 1 महीना यहाँ शांति से निकल जाए। बड़बड़ाते हुए वह अनुराग के कमरे के दरवाजे तक पहुंची और हल्की दस्तक देकर अंदर चली गई। उसी वक्त अनुराग नहाकर बाहर आया था। उसने सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था और कंधे पर तौलिया डाला हुआ था। उसके चेहरे की गंभीरता और आंखों की खाली शांति को देखकर रूहानी एक पल के लिए रुक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसे देख रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वह देख नहीं सकता। तभी अनुराग की सख्त आवाज आई, कौन है? और रूहानी थोड़ा घबराते हुए बोली कि वह रूहानी है। वह धीरे धीरे उसके करीब आई। अनुराग समझ चुका था कि वह क्यों आई है, फिर भी उसने पूछा कि क्या काम है। इस बार उसके लहजे में पहले से थोड़ी नरमी थी, शायद इसीलिए क्योंकि रूहानी ने पहले उसका साथ दिया था। रूहानी ने सम्मान से कहा कि उसे उससे एक इंटरव्यू लेना है, कुछ सवाल पूछने हैं ताकि उसकी थीसिस पूरी हो सके। उसके बोलने के तरीके में एक तमीज और सम्मान साफ दिख रहा था, लेकिन अनुराग ने साफ मना करते हुए कहा कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और जाते समय दरवाजा बंद कर दे। इतना कहकर वह ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन रूहानी वहीं रुकी रही। वह उसके करीब आई और उसे ध्यान से देखने लगी, फिर धीरे से उससे रिक्वेस्ट करने लगी। तभी अनुराग थोड़ा झुककर उसके करीब आया और सख्त आवाज में कहा कि जितना उससे दूर रहेगी उतना उसके लिए बेहतर होगा, वरना वह उसे जानती नहीं कि वह कितना खतरनाक इंसान है। उसके इस अंदाज से रूहानी एक पल के लिए सन्न रह गई और कमरे का माहौल अचानक बहुत भारी और रहस्यमय हो गया।
रूहानी ने झटके से उसे अपने से दूर धक्का दिया और लाल गुस्से भरी आंखों से उसे घूरते हुए तीखे लहजे में बोली कि आखिर वह अपने आप को समझता क्या है। अंधा होने का मतलब ये नहीं कि वह दूसरों की इज्जत करना भी भूल जाए। हर वक्त रोब जमाना जैसे उसकी आदत बन चुकी है, मानो उसके आसपास की पूरी दुनिया सिर्फ उससे डरने के लिए ही बनी हो। उसकी बातों में इतना गुस्सा और चुभन थी कि कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। अनुराग के चेहरे पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान उभरी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप अपने कंधे से तौलिया उतारकर कुर्सी पर फेंक दिया और सीधे खड़ा हो गया। फिर उसकी भारी और ठंडी आवाज कमरे में गूंज उठी कि उसकी दुनिया में वही इंसान इज्जत पाता है जो बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना जानता हो। ये सुनते ही रूहानी और भड़क गई और बोली कि जो लोग खुद के बारे में नहीं सोचते और अपने किए का एहसास नहीं रखते, वही दूसरों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि खतरनाक बनने का दिखावा छोड़ दे एसपी साहब, ये सब उसे डराने के लिए काफी नहीं है। इस पर अनुराग ने मुंह फेरकर एक गहरी सांस ली और बेहद ठंडे स्वर में कहा कि उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए उसका वक्त बर्बाद ना करे और तुरंत यहाँ से चली जाए। उसकी बेरुखी ने रूहानी के गुस्से को और बढ़ा दिया। वह पलटी और तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जाते जाते एक पल के लिए रुकी, पीछे मुड़कर उसे देखा और कहा कि वह भले ही आंखों से अंधा है, लेकिन उसकी सोच भी उतनी ही अंधी है। इतना कहकर वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदमों की आहट दूर होती गई और पीछे रह गया एक सन्नाटा, जिसमें अनुराग खामोश खड़ा था। उसकी बंद आंखों के पीछे जैसे कोई गहरा दर्द छुपा था। विडंबना ये थी कि थोड़ी देर पहले तक वही रूहानी उसे किसी के अंधा कहने पर बचा रही थी और अब खुद उसी शब्द से उसे चोट देकर चली गई थी। नीचे ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजेश्वरी जी सोफे पर चुपचाप बैठी थी, जैसे वक्त ठहर गया हो। तभी दरवाजा खुला और चारुलता मौसी धीमे कदमों से अंदर आई। उन्होंने आते ही राजेश्वरी जी का हालचाल पूछा और पास बैठ गई। दोनों के बीच कुछ हल्की फुल्की बातें हुई, लेकिन फिर एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे दोनों किसी भारी बात को कहने का साहस जुटा रही हों। आखिरकार राजेश्वरी जी का दिल भर आया और उनकी आंखों में आंसू झलक उठे। उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा कि अनुराग के एक्सीडेंट के बाद से वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों की रोशनी के साथ उसका जीने का हौसला भी जैसे खत्म हो गया और ऊपर से शहर ने भी उसका साथ छोड़ दिया। ये कहते कहते उनकी आवाज भरा गई। चारुलता मौसी ने सहानुभूति से उनका हाथ थामा और कहा कि दुनिया अक्सर दुख के समय साथ छोड़ देती है, लेकिन सब्र रखना चाहिए, भगवान सब ठीक करेगा। तभी अनुराग धीरे धीरे कदमों से कमरे से निकलकर आंगन की ओर चला गया। उसकी यह हालत देखकर माहौल और भी भावुक हो गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद चारुलता मौसी ने हिचकिचाते हुए कहा कि अगर बुरा ना माने तो वह एक बात कहना चाहती है। राजेश्वरी जी ने हैरानी से उनकी ओर देखा और इजाजत दी। तब चारुलता मौसी ने धीरे से कहा कि वह रूहानी का रिश्ता अनुराग के लिए रखना चाहती है। ये सुनते ही राजेश्वरी जी चौंक गई। उनकी आंखों में हैरानी साफ झलकने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उनकी इस हालत में भी उनके बेटे के लिए रिश्ता लेकर आ सकता है। चारुलता मौसी ने मुस्कुराकर कहा कि रूहानी बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है, घर की इज्जत समझती है और वह यकीन से कह सकती है कि वह अनुराग जैसे नरम दिल इंसान का साथ निभा सकती है। राजेश्वरी जी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनके मन में भावनाओं का तूफान उठने लगा। उन्होंने धीमे से खुद से कहा कि उनके अंधे बेटे के लिए इतना अच्छा रिश्ता, ये सोचकर ही वह भावुक हो उठी। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी अलग थी। उसमें एक नई उम्मीद भी थी और एक नया डर भी। दूसरी ओर अनुराग अपने मन में उथल पुथल लिए खड़ा था। उसने साफ सोच लिया था कि वह अब किसी के साथ अपनी जिंदगी नहीं जोड़ेगा, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। उसने अपनी माँ को भी मना कर दिया था, लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी उदासी घर कर गई थी, जैसे वह खुद भी इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। अचानक दरवाजा खुला और रूहानी बिना किसी झिझक के अंदर आ गई। उसके कदमों में अजीब सा आत्मविश्वास था और आते ही उसने सीधे अनुराग से सवाल कर दिया कि उसने शादी से इनकार क्यों किया।
उसके इस सीधे सवाल पर अनुराग बुरी तरह चौंक गया और तुरंत अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज सख्त हो गई जब उसने पूछा कि बिना इजाजत उसके कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन रूहानी बिना घबराए मुस्कुराते हुए बोली कि कुछ दिनों में उसे इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह उससे शादी करने वाली है और शादी के बाद ये कमरा जितना आपका होगा उतना ही मेरा भी। इसलिए बेहतर है कि वह अभी से हाँ कर दे, खासकर अपनी माँ की खातिर जो उसके इनकार से बेहद दुखी है। उसकी बातों में एक अजीब सी जिद और मासूमियत दोनों थी। ये सुनकर अनुराग गुस्से में उसके करीब आया और पूछा कि वह होती कौन है उस पर हुक्म चलाने वाली। तो रूहानी ने बिना झिझके जवाब दिया कि उसकी होने वाली पत्नी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह उसे चिढ़ा रही हो। अनुराग ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या वह उसके बारे में कुछ जानती भी है या ये सब उसकी थीसिस का हिस्सा है। इस पर रूहानी ने हल्के मजाक में कहा कि भले ही ये थीसिस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी हमेशा से इच्छा थी कि वह किसी पुलिस वाले से शादी करे, और अगर किस्मत ने उसे यही मौका दिया है तो वह इसे क्यों छोड़े। ये सुनकर अनुराग ने कड़वे स्वर में कहा कि वह अंधा है, क्या उसे ये दिखाई नहीं देता? वह कैसे पूरी जिंदगी एक अंधे इंसान के साथ बिताएगी? कुछ ही समय में वह थक जाएगी और उसे बोझ समझने लगेगी। लेकिन रूहानी ने बिना पीछे हटे जवाब दिया कि पहले उसे आजमाकर तो देखे, अगर वह थक गई तो वह खुद ही उसे अपनी जिंदगी से निकाल सकता है। उसकी ये बात सुनकर अनुराग कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसकी हिम्मत और साफ दिल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने फिर भी कड़वाहट में कहा कि बड़े बड़े दावे करना आसान होता है। पहले भी एक लड़की ने उसकी मोहब्बत के नाम पर बहुत वादे किए थे, लेकिन जब निभाने का वक्त आया तो वह उसे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। इस पर रूहानी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि वह दावे नहीं करती, लेकिन वक्त आने पर वह साबित जरूर करेगी कि वह अपने रिश्तों के साथ कितनी सच्ची है। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि अनुराग कुछ कह नहीं पाया और आखिरकार परिवार वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद अनुराग ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। उसने साफ कहा कि उसने सबकी खुशी के लिए शादी तो कर ली, लेकिन अभी वह विदाई नहीं करेगा, क्योंकि वह इस रिश्ते को समझने के लिए समय चाहता है। जब उसे लगेगा कि वह इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार है, तभी वह रूहानी को अपने साथ ले जाएगा। घर वाले हैरान जरूर हुए, लेकिन खुश भी थे कि उसने शादी के लिए हाँ कर दी। इसलिए सबने उसकी बात मान ली और तय हुआ कि रूहानी के मास्टर्स पूरी होने के बाद उसकी विदाई होगी। इस शादी से सबसे ज्यादा जलन और तकलीफ सहर को हुई। वह अंदर ही अंदर दोनों से नफरत करने लगी, क्योंकि जब उसकी और अनुराग की शादी हुई थी तब रिश्तेदारों ने उसे बहुत कुछ सुनाया था, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया था। एक दिन वह अचानक रूहानी के कमरे में आई और ताने मारते हुए बोली कि आखिर उसने अपना चुनाव कर ही लिया। रूहानी उसकी तरफ मुड़ी और शांत नजरों से उसे देखने लगी। इस पर सहर ने व्यंग्य करते हुए कहा कि उसने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। लेकिन रूहानी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने शांत स्वर में कहा कि ये तो वक्त ही बताएगा। इतना कहकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। सहर का जहर यही नहीं रुका। वह उसके करीब आकर बोली कि उसने उसके ठुकराए हुए इंसान को अपनाया है। शायद तुम्हारी आदत होगी ना जूठन खाने की। उसके शब्दों में इतनी कड़वाहट थी कि माहौल फिर से भारी हो गया। रूहानी ने उसकी बात सुनकर हल्की सी हंसी के साथ लेकिन बेहद तीखे अंदाज में जवाब दिया कि इसमें जूठन जैसी कौन सी बात है? आखिर अनुराग ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया था जिसे तुम इतनी बड़ी बात बना रही हो? मैंने तो यही सुना था कि शादी के दिन ही उसका एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारी विदाई बीच में ही रुक गई थी। तुम तो उसके कमरे तक भी नहीं पहुंची थी। फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें किस बात की कर रही हो? लेकिन अगर तुम खुद ही कह रही हो कि अनुराग तुम्हारी जूठन है, तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि तुम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका था। ये कहते हुए रूहानी ने उसे गौर से देखा और तंज कसते हुए बोली कि सच में कमाल है सहर। शादी से पहले ही तुम्हारे अंदर इतनी बेचैनी और उतावलापन था कि तुम खुद ही उसकी बाहों में जा पहुंची।
लेकिन जरा ठहर कर सोचो, अगर तुम ही उसके पास गई थी, उसके करीब गई थी, उसके कमरे में जाकर उसके बिस्तर तक पहुंची थी, तो फिर जूठन आखिर कौन हुआ, वो या तुम? उसकी बातों में इतना सीधा वार था कि हर शब्द शहर के अहंकार पर चोट कर रहा था। रूहानी की बात सुनते ही शहर का गुस्सा जैसे सर चढ़कर बोलने लगा। उसकी आंखों में आग उतर आई और वह बेकाबू होकर चिल्लाई कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे जूठन कहने की। गुस्से में उसने रूहानी की कलाई पकड़कर जोर से मरोड़ दी, जिससे रूहानी दर्द से तिलमिला उठी और उसे हाथ छोड़ने को कहा। माहौल एकदम बिगड़ने ही वाला था कि तभी चारुलता जी अंदर आ गई और सख्त आवाज में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर शहर के हाथ से रूहानी की कलाई छुड़ाई। उनके पीछे राजेश्वरी जी भी आ गई थी और एक नजर में ही सब समझ गई। उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शहर ने उनकी बहू की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन शहर कहाँ मानने वाली थी। उसने तिरस्कार से कहा कि उसे कोई शौक नहीं इस बहू को देखने का। वैसे भी जिसकी जिंदगी में ये जा रही है वो तो इसे देख ही नहीं सकता। उसके इस ताने से माहौल और भारी हो गया। तभी चारुलता जी ने सख्ती से उसे जाने को कहा, लेकिन शहर ने घमंड में आकर जवाब दिया कि ये घर उसके मम्मा पापा का है और बाकी सब यहाँ मेहमान हैं, उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। इस पर रूहानी ने भी बिना डरे पलटकर कहा कि आज वह इस घर की बेटी है, लेकिन कल विदा होकर चली जाएगी, जबकि वह इस घर की बहू है और उसे यहीं रहना है। तो असली हक किसका हुआ? ये सुनते ही एक पल के लिए शहर का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने फिर भी गुस्से में धमकी दी कि ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, एक दिन मुंह के बल गिरेगी और देखेगी कि उसका रिश्ता इस अंधे के साथ कितने दिन चलता है। इतना कहकर वह गुस्से में बाहर निकल गई। उसके जाते ही राजेश्वरी जी ने रूहानी को ढांढस बंधाया और बाहर चली गई, जबकि चारुलता जी ने दरवाजा बंद कर दिया और गंभीर आवाज में रूहानी से कहा कि जितना हो सके शहर से दूर रहना, और सबसे जरूरी बात यह है कि उनके मकसद के बीच कोई नहीं आना चाहिए। रूहानी ने भी उतनी ही गंभीरता से भरोसा दिलाया कि किसी को उन पर शक नहीं होगा, वो अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। उसने ये भी कहा कि अनुराग का विदाई टालने का फैसला उनके लिए फायदेमंद है, वरना शादी के बाद उसे अपने करीब आने से रोकना मुश्किल हो जाता। उसकी बातों में छुपी चालाकी साफ झलक रही थी। उसने चारुलता मौसी के हाथ पकड़कर उन्हें दिलासा दिया और दोनों के बीच एक अनकहा राज और गहरा हो गया। अब उनका असली मकसद क्या था ये किसी को नहीं पता था। समय तेजी से आगे बढ़ा और शादी के सिर्फ 2 दिन बाद ही राजेश्वरी जी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। पूरे घर में हड़कंप मच गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां शहर की मां सलोनी जी मौजूद थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया, क्योंकि राजेश्वरी जी बिल्कुल स्वस्थ थी। उधर अनुराग को खबर मिलते ही वह जल्दी से अस्पताल पहुंच गया। तभी डॉक्टर ने पूछा कि यहाँ रूहानी कौन है, तो वो घबराकर खड़ी हो गई। डॉक्टर ने बताया कि मरीज उसे बुला रही है। ये सुनकर अनुराग बेचैन हो उठा और अपनी माँ के बारे में पूछा। डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा कि उनकी हालत नाजुक है और उन्हें किसी भी तरह के तनाव से दूर रखना होगा, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। ये कहकर वह चला गया। रूहानी ने धीमी नजरों से अनुराग की तरफ देखा, जैसे उसकी इजाजत मांग रही हो, लेकिन वह तो देख नहीं सकता था। फिर भी उसने धीरे से पूछा कि क्या वह अंदर जा सकती है। अनुराग ने हल्के से सिर हिलाकर इजाजत दे दी और वह धीरे धीरे आईसीयू के अंदर चली गई, जहां राजेश्वरी जी मशीनों से जुड़ी हुई लेटी थी और सामने मॉनिटर पर उनकी धीमी चलती धड़कनें इस बात का एहसास दिला रही थी कि जिंदगी और मौत के बीच की दूरी कितनी नाजुक होती है। राजेश्वरी जी ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और कांपते हाथों से रूहानी को पास आने का इशारा किया। रूहानी धीरे धीरे उनके करीब गई और झुककर उनके चेहरे के पास आई। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी जैसे अभी बाहर आ जाएंगी। राजेश्वरी जी ने टूटी हुई सांसों में कहा कि उनका बेटा बेकसूर है, उसे कोई सजा मत देना। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई और उनकी सांसें बुरी तरह उखड़ने लगी। ये सुनते ही रूहानी के शरीर से जैसे जान ही निकल गई। वह जड़ होकर उन्हें देखती रह गई। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था
कि क्या राजेश्वरी जी उसके सच को जान चुकी है। तभी उसने डॉक्टर को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसी वक्त डॉक्टर खुद अंदर आ गए और तुरंत राजेश्वरी जी को देखने लगे। उन्होंने रूहानी को बाहर जाने के लिए कहा और उसे लगभग धकेलते हुए बाहर भेज दिया। दरवाजे पर खड़ी रूहानी रोते हुए बस ये कह पा रही थी कि उनकी सांस रुक रही है। वह बुरी तरह टूट चुकी थी। तभी चारुलता मौसी भी वहां आ गई और रूहानी को इस तरह रोता देखकर हैरान रह गई, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो कि वह इस परिवार के लिए इतने आंसू बहा सकती है। डॉक्टर ने सबको बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर आते ही रूहानी का रोना और तेज हो गया। तभी अनुराग उसके पास आया और गंभीर आवाज में पूछा कि उसकी माँ ने उससे क्या कहा। उसकी बात सुनते ही रूहानी अचानक चुप हो गई। उसकी नजर अनजाने में चारुलता मौसी की तरफ उठी और वह सिसक पड़ी। अनुराग ने फिर सख्ती में पूछा कि आखिर उसे ही क्यों बुलाया गया था। रूहानी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार उसने झूठ बोल दिया कि राजेश्वरी जी की सांस बस रुक ही रही थी, कुछ नहीं कहा। लेकिन सामने खड़ा अनुराग कोई आम इंसान नहीं था। उसकी पैनी समझ से रूहानी का झूठ छिप नहीं पाया। वह एक पल के लिए कांप गई, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि उसका राज ज्यादा देर छिपा नहीं रहेगा। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए। सबको ये भयानक खबर दी कि राजेश्वरी जी कोमा में चली गई है। ये सुनते ही जैसे पूरा माहौल पत्थर बन गया। खासकर अनुराग के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। उसे लगा जैसे उसके पिता के बाद अब उसकी माँ भी उससे दूर जा रही है। उसने हमेशा अपनी माँ की खुशी के लिए ही जिया था। पहले उनकी इच्छा पर शहर से शादी की, फिर तलाक लिया और अब रूहानी से भी शादी सिर्फ उनकी खुशी के लिए की थी। उसने अपनी हर ख्वाहिश दबा दी थी और अब जब वही माँ इस हालत में थी तो उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर सब कुछ टूट गया हो। उसने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की कि उसकी माँ को वापस दे दे, लेकिन उसके मन में एक शक भी उठ रहा था। उसे अपने ऑफिसर की कही बात याद आ रही थी कि रूहानी संदिग्ध हो सकती है, और जब तक उसकी माँ ने आखिरी वक्त में रूहानी को ही बुलाया था, ये बात उसे अंदर से परेशान कर रही थी। वह बार बार सोच रहा था कि उसे ही क्यों बुलाया गया। वह तो उसका बेटा था, उसे बुलाना चाहिए था। ये सवाल उसे अंदर से कचोट रहा था, लेकिन उस वक्त वह सिर्फ अपनी माँ के लिए दुआ कर सकता था। अंशुमान उसके पास खड़ा उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय के साथ उसका हौसला टूटता जा रहा था। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन कोई भी वहां से हिला तक नहीं। सोनाली जी ने उसे घर जाने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। जब तक उसकी माँ को होश नहीं आता वह कहीं नहीं जाएगा। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ भगवान के हाथ में था। हर कोई बस प्रार्थना कर रहा था। दूसरी तरफ रूहानी लगातार प्रेयर रूम में बैठी भगवान के सामने सिर झुकाए रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह राजेश्वरी जी के ठीक होने की दुआ कर रही थी। तभी चारुलता मौसी वहां आई। उसे इस तरह रोता देखकर गुस्से और तंज से बोली कि आखिर वह इतना क्यों रो रही है, जैसे उसकी अपनी सगी माँ इस हालत में हो। उनके शब्दों में सवाल भी था और शक भी, जिससे माहौल एक बार फिर से रहस्यमय और तनाव भरा हो गया। चारुलता मौसी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन दिल बार बार यही कह रहा है कि उनका मुझसे कोई गहरा रिश्ता है, जैसे वो मेरी अपनी ही हो, और हर पल ऐसा लग रहा है कि वो मौत के बहुत करीब है। मैं ये सब सह नहीं पा रही। रूहानी कांपती हुई आवाज में बोली। उसकी हालत देखकर भी चारुलता मौसी ने खुद को सख्त बनाए रखा और बोली, ऐसी कमजोर बातें मत सोचो रूहानी, अपने दिमाग को संभालो। हमारा रास्ता कुछ और है। हम यहाँ किसी के लिए रोने नहीं आए, हम यहाँ बदला लेने आए हैं, ये बात याद रखो। रूहानी के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने रोते हुए अपने हाथ दिखाए और कहा, देखिए मासी, मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनकी इस हालत की वजह मैं हूँ। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी चारुलता मौसी गुस्से में बोली, चुप हो जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं। उनकी सख्ती देखकर रूहानी डर गई और अपने आंसू रोकने लगी। मौसी ने कहा कि चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, लेकिन रूहानी के मन में डर बैठ चुका था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मौसी, अगर वो सब झूठ हुआ तो
अगर वो लोग बेकसूर निकले तो। ये सुनते ही चारुलता मौसी नाराज हो गई और बोली, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? रूहानी घबरा गई और बोली, मौसी मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन चारुलता मौसी ने उसे रोकते हुए कहा, बस करो रूहानी, आज तुमने मुझ पर शक करके मुझे अंदर से तोड़ दिया है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रूहानी ने कहा, मौसी प्लीज। लेकिन चारुलता मौसी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मेरा नाम मत लो। ये सुनकर रूहानी का दिल टूट गया। उसने दर्द से कहा, ऐसा मत कहिए, आपके सिवा मेरा है ही कौन? चारुलता मौसी ने ठंडे स्वर में कहा, सब है तुम्हारे अपने, जो बाहर बैठे हैं वही तुम्हारे सगे हैं, मुझसे भी ज्यादा। और वो बाहर जाने लगी। फिर रुककर पलटी और बोली, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जाओ अनुराग के कमरे की तलाशी लो, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वो चली गई। रूहानी वहीं खड़ी रह गई और राजेश्वरी जी के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे कि मेरा बेटा बेकसूर है। यही सोच उसे बेचैन कर रही थी और आखिर उसने फैसला कर लिया। उसने चारुलता मौसी को कुछ देर के लिए घर भेज दिया। अनुराग अस्पताल में ही था और घर पर मौका सही था। रूहानी अंशुमान के साथ खाने का इंतजाम करने के बहाने घर पहुंची और चुपके से नजर बचाकर अनुराग के कमरे में घुस गई। उसने अलमारी, दराज और हर कोना ध्यान से चेक किया। उसे कोई सबूत चाहिए था, या तो उसकी बेगुनाही का या उसके गुनाह का। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वो अलमारी के अंदर झुकी हुई थी और कपड़ों के नीचे छिपी किसी जगह को देखने ही वाली थी कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत अलमारी बंद करके छुपने लगी, लेकिन सही जगह नहीं मिली तो वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और अनुराग अंदर आया। उसे जैसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़ा। उसने धीरे से कहा, लेडीज परफ्यूम। उसके होठों पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और उसे उतार दिया। उसका मजबूत शरीर साफ नजर आ रहा था। फिर उसने अपना काला चश्मा उतारकर टेबल पर रख दिया और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें जो अंधी थी, जैसे कोई गहरा राज छुपाए हुए थी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर खोली और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शावर चालू करते ही पानी उस पर गिरने लगा। अंदर छुपी रूहानी डर से कांप रही थी। शीशे में पड़ती परछाई में उसे अनुराग साफ दिखाई दे रहा था। एक पल को उसे लगा जैसे अनुराग उसे देख रहा है और वो पकड़ी गई है, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि वो अंधा है और देख नहीं सकता। हिम्मत करके वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक अनुराग ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। रूहानी संभल नहीं पाई और सीधे उसके सीने से टकरा गई। दोनों शावर के नीचे भीगते खड़े थे और अब हालात पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। रूहानी को उस पल ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका आखिरी दिन हो। वो बाथरूम के कांच के शीशे से सटी खड़ी थी और अनुराग उसके बेहद करीब खड़ा था। उसने दोनों हाथों से उसके दोनों तरफ दीवार को थाम रखा था, जिससे रूहानी पूरी तरह उसके बीच कैद हो गई थी। उनके बीच बस 1 इंच का फासला था और उस खामोशी में दोनों की सांसें साफ सुनाई दे रही थी। रूहानी को ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग उसकी आंखों और चेहरे को ध्यान से देख रहा हो और कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वह थोड़ा और करीब आया, रूहानी के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। तुरंत उसने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और धीरे से कहा कि आवाज मत निकालना वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी धीमी लेकिन सख्त आवाज सुनकर रूहानी के रोंगटे खड़े हो गए। रूहानी ने डरते हुए उसे पीछे धकेलने की कोशिश की और बोली कि मुझे जाने दीजिए, लेकिन वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ी रूहानी कांपने लगी थी और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने हकलाते हुए फिर कहा कि प्लीज मुझे जाने दे। अनुराग ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आई थी और उसकी अलमारी में क्या ढूंढ रही थी। रूहानी ने नजरें चुराते हुए कहा कि कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनुराग ने सख्ती से कहा कि उसके सवाल का जवाब दो, जितनी जल्दी बताओगी उतनी जल्दी छुटकारा मिलेगा। इतना कहते हुए उसने उसे और करीब खींच लिया, जिससे रूहानी का दिल तेजी से धड़कने लगा।
अनुराग ने उसके कान के पास झुककर कहा कि ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं पाओगी, बताओ क्या ढूंढ रही थी। उसके इस अंदाज से रूहानी और घबरा गई। उसने जल्दी से बात संभालते हुए कहा कि वह उसकी शर्ट लेने आई थी। ये सुनकर अनुराग हल्का सा हंसा और बोला कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। फिर उसने उसे शीशे की तरफ घुमाकर अपने और पास कर लिया, जिससे रूहानी पूरी तरह घिर गई थी और अब उससे बच निकलना और भी मुश्किल हो गया था। रूहानी की सांसें तेज हो चुकी थी और आईने में खुद को उस हालत में देखकर वह शर्म और घबराहट से कांप उठी। उसके भीगे बाल चेहरे से चिपके हुए थे। तभी अनुराग ने उसके बालों को एक तरफ किया और उसकी गर्दन के पीछे अपने दांत गड़ा दिए, जिससे रूहानी दर्द से सिसक उठी और बोली कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं सह नहीं पाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक अनुराग का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए कहा कि आज मेरी माँ की हालत भी तुम्हारी वजह से ही ऐसी हुई है। ये सुनकर रूहानी घबरा गई और जल्दी से बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं अनुराग को सब सच पता तो नहीं चल गया। अगले ही पल अनुराग ने शावर बंद किया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम से बाहर ले आया और बिस्तर पर बिठा दिया। रूहानी डर से पीछे सिसकती हुई उसे देखने लगी। अनुराग सीधे अलमारी के पास गया। उसने एक गुप्त लॉक खोला और उसमें एक छोटी सी थैली निकालकर रूहानी के सामने खोल दी। जैसे ही उसमें से हीरे बाहर आए, रूहानी एकदम से सन्न रह गई। यही वो चीज थी जिसे वो ढूंढ रही थी। यही उसके माता पिता की आखिरी निशानी थी। अनुराग ने ठंडी आवाज में पूछा कि तुम इन्हीं हीरो के लिए यहाँ आई थी ना। रूहानी के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि अनुराग अंधा नहीं है, वो सब देख सकता है। उसने घबराकर कहा कि आप देख सकते हैं, लेकिन अनुराग ने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहा कि अभी ये सवाल जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। इतना कहकर वह फिर से उसके करीब आ गया। रूहानी ने खुद को संभालते हुए उसके पास से हटकर एक तरफ खड़े होकर गहरी सांस ली। उसके भीगे कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे और ठंड की वजह से वह हल्की हल्की कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूत बनाकर खड़ा रखा। उसका यही हौसला देखकर अनुराग भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। तब रूहानी ने हिम्मत जुटाकर कहा कि मेरे माँ बाप के कातिल तुम लोग हो। तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को धोखा दिया, उनके हीरों के लिए उन्हें मार डाला। उसकी आवाज भरा गई थी। अनुराग ने सीने पर हाथ बांधकर पूछा कि क्या सबूत है तुम्हारे पास। रूहानी ने जवाब दिया कि मेरे पास हर सबूत है। तुम्हारे पापा मेरे पापा के सबसे करीबी दोस्त थे, लेकिन उन्होंने ही धोखा दिया। सरकार ने मेरे पापा की सारी जमीन अपने कब्जे में ले ली थी और उसके बदले मेरे पापा को बहुत से पैसे दिए। उस जमीन की कीमत करोड़ों में थी और उन्होंने करोड़ों रुपए से मेरे पापा ने हीरे खरीदे थे, लेकिन लालच में आकर तुम्हारे पापा ने वो हीरे छीन लिए और जब मेरे माँ बाप ने विरोध किया तो मेरे पापा की हत्या कर दी गई और उस सदमे में मेरी माँ भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाई। ये कहते कहते रूहानी की आवाज टूट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बस अब एक शब्द भी नहीं। वो गुस्से में उंगली उठाकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और सख्त लहजे में उसे चेतावनी दे गया। उसके तेवर इतने डरावने थे कि रूहानी घबराकर पीछे हटती गई और दीवार से जा लगी। वह तंज कसते हुए बोला कि ये सब बकवास जरूर तुम्हारी चारुलता मौसी ने ही तुम्हारे दिमाग में भरी होगी। रूहानी हकलाते हुए कुछ कहना चाहती थी, मैंने पापा की डायरी, लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि वह चौंक कर बोला, डायरी? कौन सी डायरी? फिर हल्का सा सिर झटकते हुए बोला कि उसे तो पता था कि उसके पापा डायरी लिखते थे, लेकिन ये कभी साफ नहीं हो पाया कि वो डायरी सच में उन्हीं की है या नहीं। अनुराग की भारी सांसें जैसे कमरे का माहौल और तनावपूर्ण बना रही थी। अचानक उसने कहा कि तुम्हें चौहान अंकल की डायरी चाहिए ना? एक मिनट। वो मुड़ा, अलमारी तक गया और थोड़ी देर बाद एक पुरानी जर्जर सी डायरी लेकर लौटा। डायरी की हालत खराब थी, किनारे घिस चुके थे, पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन जैसे ही रूहानी की नजर उस पर लिखे अपने पापा के नाम पर पड़ी, उसके चेहरे पर हैरानी और उम्मीद की चमक एक साथ उभर आई। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर उसके पापा और अनुराग के पापा
के साथ एक तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर को देखते ही उसकी आंखें भर आई। उसने रोते हुए उंगलियों से तस्वीर को छुआ, जैसे वह उस पल को फिर से जी लेना चाहती हो। डायरी की शुरुआती शब्दों में दोस्ती, अपनापन और एक दूसरे के लिए किए गए त्याग की बातें लिखी थी। हर लाइन जैसे दिल को चीरती चली जा रही थी। वह पन्ने पलटती गई और हर शब्द के साथ उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसकी नजरें धुंधली पड़ने लगी, सांसें भारी हो गई और अचानक डायरी उसके हाथों से फिसलकर नीचे गिर गई। वह इस हल्के से वजन को भी संभाल नहीं पा रही थी, जैसे सच्चाई का बोझ उस पर टूट पड़ा हो। उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, तो क्या चारुलता मौसी ने जो कुछ दिखाया था वो सब झूठ था? वो बार बार सिर हिलाती, गहरी सांस लेती, खुद को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह बेहोश होकर गिरने लगी। उसी पल अनुराग ने झट से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया, सीने से लगा लिया। उधर राजेश्वरी जी को होश आ चुका था। अनुराग उनसे मिलकर उनकी हालत थोड़ी बेहतर देखकर ही घर लौटा था। डॉक्टर उन्हें आराम देने के लिए इंजेक्शन दे चुके थे ताकि वे गहरी नींद में रहे और बेवजह की चिंताओं से दूर रह सके। घर पहुंचते ही उसे रूहानी अपने कमरे में मिली थी और अब वही रूहानी उसके सामने बेहोश पड़ी थी। वह धीरे धीरे उसके गीले बालों में उंगलियां फेरते हुए उन्हें सुलझाने लगा, फिर कपड़े बदलकर वापस उसके पास आया। जैसे ही उसने उसके माथे को छुआ, वह चौंक गया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। वह घबरा उठा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। परेशान होकर माथे पर हाथ फेरते हुए खुद से बुदबुदाया, ये कैसी मुसीबत है। वो खुद को मजबूत और काबू में रखने वाला इंसान था। उसे पूरा यकीन था कि वह किसी भी हालत में खुद को संभाल सकता है, लेकिन इस वक्त रूहानी की हालत देखकर उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने गहरी सांस ली, कमरे की सारी लाइट्स बंद की, एक हुड्डी और ट्राउजर निकालकर उसके पास बैठ गया। खुद को संभालते हुए उसने उसके गीले कपड़े बदले और उसे सूखे कपड़े पहनाए। अब चाहे जो भी था, वो उसकी पत्नी थी, उसकी जिम्मेदारी थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या वह खुद को कभी माफ कर पाता? ये ख्याल ही उसे अंदर तक हिला गया। उसने देखा कि उसका शरीर अब भी सामान्य तापमान पर नहीं आया था। उसके होंठ नीले पड़ते जा रहे थे। ये देखकर उसकी चिंता और बढ़ गई। वह तुरंत उसके हाथों को अपनी हथेलियों में लेकर धीरे धीरे रगड़ने लगा ताकि उन्हें गर्माहट मिल सके। फिर उसके पैरों के तलवों को रगड़ा। कमरे में इलेक्ट्रिक हीटर चल रहा था और धीरे धीरे गर्मी फैल रही थी। वह खुद को ठंडे पानी से नहाने का आदी था। उसे उसमें सुकून मिलता था, लेकिन सामने पड़ी रूहानी का नाजुक शरीर इस ठंड को सह नहीं पा रहा था। उसे देखते हुए वह हल्की झुंझलाहट और चिंता के बीच बुदबुदाया, इसे क्या सजा दूं? जरा सी ठंड सह नहीं पाई और इस हालत में पहुंच गई। सॉरी डियर वाइफ, जो नहीं करना चाहिए था शायद अब वही करना पड़ेगा। अनुराग ने हल्का सा होठ दबाते हुए खुद को संभाला और आने वाले पलों के लिए तैयार किया। उसने धीरे से कंबल हटाया और उसके पास आकर लेट गया। फिर बहुत संभल कर उसका सिर अपने सीने पर टिकाया और अपनी बाहों में उसे ढक लिया, जैसे उसे ठंड से बचाना ही उसका पहला फर्ज हो। रूहानी बेहोशी में भी कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसे हल्की सी गर्माहट मिली, वह अनजाने में ही और करीब सिमट गई और गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसके सीने में सुकून ढूंढने लगी। अनुराग के लिए ये पल आसान नहीं था। उसकी हर धड़कन उसे महसूस हो रही थी। उसकी नजदीकी उसके दिल और दिमाग दोनों को उलझा रही थी। एक पल को उसका मन हुआ कि वह खुद को उससे दूर कर ले, लेकिन उसकी हालत देखकर वह ऐसा कर नहीं सका। उसने खुद को काबू में रखते हुए बस उसे अपनी बाहों में सुरक्षित छुपाए रखा, जैसे दुनिया की हर परेशानी से बचा लेना चाहता हो। धीरे धीरे रात बीतती गई। कमरे में सन्नाटा था और बस उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। वक्त जैसे थम सा गया था। वह बस उसे संभालने में लगा रहा, अपनी गर्माहट से उसकी ठंड को कम करने की कोशिश करता रहा। सुबह जब रूहानी की आंख खुली तो उसका सर भारी था, शरीर में अजीब सी कमजोरी थी। वह धीरे धीरे उठने लगी, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने खुद को देखा और घबराकर ठिठक गई। रात की कुछ धुंधली यादें उसके दिमाग में फिल्म की तरह चलने लगी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब अनुराग सब जान गया।
उसने घबराकर तुरंत डायरी ढूंढी जो पास की टेबल पर ही रखी थी। उसे उठाकर वह फिर से पढ़ने लगी और हर शब्द के साथ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, चारुलता मौसी ने मुझसे झूठ बोला। वो खुद को संभालने की कोशिश करती हुई बिस्तर की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी और वह एकदम रुक गई। उसने देखा कि उसने हुड्डी और ट्राउजर पहन रखे हैं। वह बुरी तरह घबरा गई। उसके मन में हजार सवाल उठने लगे। वह जल्दी से मिरर के सामने गई और खुद को ध्यान से देखने लगी। कुछ हल्के निशान देखकर उसका दिल और जोर से धड़कने लगा और रात की टूटी फूटी यादें फिर से उभरने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या सच था और क्या गलत, लेकिन उसका मन गुस्से और शर्म के मिले जुले एहसास से भर गया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह बुदबुदाई, लेकिन उसके अंदर एक उलझन भी थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। वह वापस बिस्तर पर आई और जल्दी से नौकरानी को बुलाकर अपने कपड़े मंगवाए। कपड़े बदलने के बाद भी वह खुद को सामान्य करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। तभी दरवाजा खुला और चारुलता अंदर आई। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ओह, तो तुम यहाँ हो? मतलब पूरी रात अपने पति के साथ ही थी। उनकी जहरीली बातों ने माहौल को और भारी बना दिया। रूहानी ने होंठ भींच लिए, लेकिन कुछ बोली नहीं। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। राजेश्वरी जी को थोड़ी ही देर में अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी और अनुराग वहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर चारुलता यहाँ आई थी और अब जो होने वाला था वो शायद रूहानी की जिंदगी को और उलझाने वाला था। मौसी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? रूहानी की आवाज दर्द और गुस्से से कांप रही थी। चारुलता ने आंखें तरेरते हुए पलटकर कहा, कौन सा झूठ? क्या बकवास कर रही हो तुम? उस अंधे ने तुम्हें क्या क्या सिखा दिया है? उनके जहरीले शब्द सुनकर रूहानी के होंठ कस गए, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। उसने अपने पापा की असली डायरी उनके सामने रख दी और कड़वे सच के साथ बोली, जो डायरी आपने मुझे दी थी वो पापा की नहीं थी, और जिन हीरों के लिए हम यहाँ आए, जिन पर हम अपना हक समझते रहे, वो कभी हमारे थे ही नहीं। ये सुनते ही चारुलता का चेहरा उतर गया, जैसे जमीन खिसक गई हो। रूहानी की आंखों में आंसू भर आए। मैंने आंख बंद करके आप पर भरोसा किया और आपने मुझे ही इस्तेमाल कर लिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों किया आपने ऐसा? उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन सच अब रुकने वाला नहीं था। अचानक चारुलता ने गुस्से में उसे जोर से धक्का दिया। रूहानी पीछे रखी टेबल से टकराकर बुरी तरह गिर पड़ी। टेबल का नुकीला किनारा उसकी कमर में धंस गया और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसी वक्त अनुराग, जो अभी अभी अपनी मां को अस्पताल से घर लाया था, कमरे की तरफ आ रहा था। चीख सुनते ही वह घबरा गया और दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा, जहां का मंजर देखकर उसका खून खोल उठा। चारुलता रूहानी का गला दबाए खड़ी थी और रूहानी सांस के लिए जूझ रही थी। अनुराग ने बिना एक पल गवाए चारुलता मौसी को जोर से धक्का देकर अलग किया और रूहानी को अपनी बाहों में संभाल लिया। रूहानी, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। वही चारुलता मौसी हड़बड़ाकर पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर उतर आया। तुम देख सकते हो? ये सच उसके सामने पहली बार खुला था और वह सन रह गई। रूहानी की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह बेहोश होकर अनुराग के सीने से लग गई। अनुराग ने महसूस किया कि उसकी सांसें टूट रही हैं। वह तुरंत झुककर उसे सांस देने लगा। उसकी हर कोशिश में घबराहट और डर साफ झलक रहा था। ये सब देखकर चारुलता मौसी भी एक पल के लिए हिल गई और नजरें फेर ली। कुछ सेकंड बाद जब रूहानी की सांसें वापस चलने लगी तो अनुराग ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी नजर अचानक अपनी शर्ट पर गई, जो तेजी से खून से भीग रही थी। वह समझ गया कि रूहानी को गहरी चोट लगी है। उसने तुरंत उसे उठाया, सीने से लगाकर बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन जाते जाते उसकी नजर चारुलता पर पड़ी। उस नजर में गुस्सा, चेतावनी और दर्द सब कुछ था। दुआ करना मेरी पत्नी को कुछ ना हो, वरना आपके साथ क्या होगा आप सोच भी नहीं सकती। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन अंदर का तूफान साफ महसूस हो रहा था। वह बिना रुके रूहानी को लेकर बाहर निकल गया।
चारुलता वहीं खड़ी रह गई। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये कैसे हो सकता है? अनुराग देख कैसे सकता है? सबको तो पता था कि एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। फिर ये क्या था? क्या वो शुरू से ही सब जानता था? डर और घबराहट में उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। तभी उसे रूहानी की कही बातें याद आई। वह तुरंत आगे बढ़ी, असली डायरी उठाई और उसके सारे पन्ने एक एक करके फाड़ने लगी, जैसे सच को ही मिटा देना चाहती हो। सारे पन्ने इकट्ठा कर वह जल्दी से वहां से निकल गई। अब उसके दिमाग में कोई नई चाल चलने की तैयारी थी। उधर अनुराग रूहानी को लेकर सीधे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंच चुका था। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चारुलता मौसी इस हद तक गिर सकती है। रास्ते में ही उसने पुलिस इंस्पेक्टर नील राठौर को फोन करके सब कुछ बता दिया था, ताकि चारुलता भागने से पहले ही पकड़ी जा सके। घर में माहौल अभी भी भारी था। राजेश्वरी जी धीरे धीरे संभल रही थी, लेकिन कमजोरी साफ झलक रही थी। सोनाली जी उनके कमरे में पहुंची और नरमी से पूछा, भाभी आप ठीक है ना? राजेश्वरी जी ने हल्का सा सिर हिलाकर हामी तो भर दी, लेकिन वह अभी भी ठीक से बोलने की हालत में नहीं थी। उनके होठों पर बस एक ही नाम था, अनुराग, जिसे वह बार बार धीमी आवाज में पुकारने की कोशिश कर रही थी। सलोनी जी ने उन्हें दिलासा दिया कि अनुराग यहीं कहीं होगा, वो अभी बुला देती है, और नौकरानी को नाश्ता करवाने को कहकर बाहर आ गई। घर के हालात वैसे ही उलझे हुए थे। उनके पति विदेश में थे, बेटा अंशुमान और बहू दिव्या दुबई से लौटे नहीं थे, और उनकी बेटी शहर का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सुबह से उसका फोन बंद आ रहा था, जिससे सलोनी जी का गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ते जा रहे थे। वह बड़बड़ाती हुई उसे कॉल पर कॉल कर रही थी। ना जाने कहाँ गायब रहती है, एक फोन तक नहीं उठाती। घर के सभी लोग शहर की आदतों से वाकिफ थे और अब तो तंग भी आ चुके थे। सलोनी जी को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। पहले उन्हें उम्मीद थी कि अनुराग के साथ उसका रिश्ता उसे संभाल लेगा, लेकिन अपनी हरकतों से वह रिश्ता भी खो चुकी थी। वह इन्हीं ख्यालों में खोई आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक तेजी से आती चारुलता से उसकी टक्कर हो गई। चारुलता का चेहरा घबराहट और बेचैनी से भरा हुआ था। सलोनी जी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ चारुलता, आप ठीक हैं? लेकिन उसने झुंझलाकर बस इतना कहा, हटो रास्ते से, और गुस्से में आगे की ओर बढ़ गई। सोनाली जी हैरान रह गई, अब उन्हें क्या हो गया। वो भी सिर झटकते अपने कमरे की ओर जाने ही वाली थी कि तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। उनका दिल धक से रह गया। हे भगवान, अब क्या हो गया? वह घबराकर बाहर की ओर दौड़ी। बाहर का नजारा देखकर वह सन्न रह गई। चारुलता अपना सामान समेटकर भागने ही वाली थी कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। वह छूटने की कोशिश करते हुए चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? तभी पास खड़े इंस्पेक्टर नील राठौर ने तंज कसते हुए कहा, ये तो आपको थाने चलकर ही पता चलेगा। आंटी जी, उन्होंने लेडी कांस्टेबल को इशारा किया और चारुलता को अपने साथ ले जाने को कहा। सोनाली जी घबराकर आगे बढ़ी, ऑफिसर, ये सब क्या हो रहा है? आप इन्हें क्यों ले जा रहे हैं? उनकी आवाज कांप रही थी। नील राठौर ने शांत लहजे में जवाब दिया, मैम, ये अनुराग जी का ऑर्डर है, अब हमें इजाजत दीजिए। इतना कहकर वो भी वहां से चला गया। अनुराग ने? सोनाली जी के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगले 2 दिनों में सारा सच सामने आ चुका था। अनुराग रूहानी को अस्पताल से घर वापस ले आया था और राजेश्वरी जी की हालत भी अब पहले से बेहतर थी। कमरे में हल्की सी शांति थी। जब अनुराग रूहानी को बिस्तर पर लेटाकर पीछे हटने लगा, लेकिन रूहानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। चारुलता, जिसे रूहानी अपनी मौसी समझती थी, असल में उसकी बुआ थी। वो अनुराग के घर में रिश्ता बदलकर आई थी ताकि किसी को शक न हो सके। उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए रूहानी को बचपन से पाला, लेकिन प्यार देने के लिए नहीं, बल्कि एक
हथियार बनाने के लिए। उसने रूहानी को झूठ और नफरत से भर दिया ताकि सही वक्त आने पर वह उसी घर को तबाह कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सच ये था कि जिस कहानी पर यह सब टिका हुआ था वही झूठी निकली। हकीकत बिल्कुल अलग थी और अब जब सच सामने था, रूहानी के माता पिता की मौत बिल्कुल स्वाभाविक थी। उसमें किसी की कोई साजिश नहीं थी, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा था जिसे रूहानी समझ ही नहीं पा रही थी। चारुलता मौसी, जो ऊपर से तो घर की भलाई चाहने वाली लगती थी, असल में बहुत चालाक और लालची औरत थी। वो अनुराग के पिता को बहुत पहले से चाहती थी, लेकिन जब उन्हें ठुकरा दिया गया तो उसके दिल में नफरत भर गई और उसी नफरत ने उसे खतरनाक बना दिया। वो एक ही चाल में दो काम करना चाहती थी, हीरो को हासिल करना और अनुराग के परिवार को बर्बाद करना। धीरे धीरे उसने रूहानी को अपने जाल में फंसाना शुरू किया, उसे मीठी बातों से अपने हिसाब से ढालने लगी। तभी उसे अनुराग के पिता की मौत की खबर मिली, जिससे वह कुछ समय के लिए टूट गई। लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ हीरे घूम रहे थे। उसने कई बार उस घर में घुसकर राज जानने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रही। फिर जैसे ही उसे पता चला कि अनुराग अंधा हो चुका है, उसने इस मौके को सुनहरा समझा और तुरंत रूहानी को वहां भेज दिया ताकि वह अनुराग के करीब जाकर किसी तरह हीरो का सच उगलवा सके। हालात तब उसके और भी पक्ष में हो गए जब शहर ने खुद ही अनुराग से अपना रिश्ता तोड़ लिया। चारुलता मौसी ने बिना देर किए रूहानी और अनुराग की शादी तय करवा दी ताकि रूहानी आसानी से उस घर का हिस्सा बन जाए और उसका काम पूरा कर सके। लेकिन चारुलता ये नहीं जानती थी कि अनुराग शुरू से ही सब समझ रहा था। उसके पिता ने मरने से पहले उसे चारुलता की असलियत बता दी थी। इसी बीच प्रताप जी की लिखी हुई एक डायरी भी सामने आई, जिसमें हर सच दर्ज था। यहाँ तक कि बचपन से ही रूहानी और अनुराग की शादी तय कर दी गई थी। अनुराग ने अपनी चाल चलते हुए एक नकली एक्सीडेंट करवाया और सबको यकीन दिला दिया कि वह अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है। इस झूठ ने कई सच सामने ला दिए। शहर ने उसे छोड़ दिया, जबकि राजेश्वरी जी सब जानते हुए भी चुप रही और किस्मत ने रूहानी को फिर से अनुराग के करीब ला खड़ा किया। एक दिन राजेश्वरी जी ने रूहानी और चारुलता की साजिश भरी बातें सुन ली, जिससे उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। सच धीरे धीरे रूहानी के सामने आने लगा, लेकिन उसका दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार जब खुद चारुलता मौसी ने ही उसे धोखा दिया और तकलीफ पहुंचाई, तब उसकी आंखों से पर्दा हट गया। उसी वक्त उसे अनुराग का सच्चा प्यार भी महसूस हुआ और वह उसके करीब खींचती चली गई। जब रूहानी ने धीरे से अनुराग से कहा कि वह चारुलता बुआ को माफ कर दे, तो अनुराग ने गहरी सांस लेते हुए बस इतना ही कहा कि वह इस बारे में सोचेगा। माहौल भावुक हो ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और शहर अंदर आ गई। अनुराग को ठीक से देखते ही वह हैरान रह गई और रूहानी को उसके इतना करीब देखकर उसका दिल टूट गया। रूहानी शर्म से नजरें झुका गई, लेकिन अगले ही पल अनुराग ने जानबूझकर रूहानी की तरफ बढ़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके होठों को छू लिया। ये सब देखकर शहर पूरी तरह टूट गई और रोती हुई वहां से चली गई। अब वह और कुछ सहन नहीं कर सकती थी। उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने हाथों से क्या खो दिया। वहीं दूसरी तरफ रूहानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि भगवान ने उसके नसीब में कितना सच्चा और प्यार करने वाला इंसान लिखा है और सही समय पर उसे पूरी सच्चाई भी दिखा दी। बाद में उसने राजेश्वरी जी से भी माफी मांगी, जिससे वह भी भावुक होकर रो पड़ी। आखिर में जहां सच्चे रिश्ते अपनी मंजिल पा ही लेते हैं, वही शहर और चारुलता जैसे लोग अपनी गलतियों की वजह से पूरी जिंदगी अधूरे रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में विस्तार से जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों व अपने
अपनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस खूबसूरत कहानी का आनंद ले सकें। ऐसे ही दिल को छू जाने वाली प्यार और इमोशन से भरी रोमांटिक कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। हम बहुत ही जल्द फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक और नई दिलचस्प और बेहद रोमांटिक कहानी लेकर, जो आपके दिल को फिर से छू जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।